स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। नवंबर 12, 1983। हमने देखा कि नन्ना विल बायर्स अपसाइड डाउन में डेमोगोर्गन से बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था, बट आखिरकार एक डेमोगोर्गन उसे पकड़कर घसीटते हुए वेकना के पास ले गया। फिर वेकना ने विल बायर को अपसाइड डाउन से कनेक्ट करके उसके बॉडी में कुछ इंसर्ट किया। बस यहीं से विल बायर्स हमेशा हमेशा के लिए अपसाइड डाउन से कनेक्ट हो गया। और इधर हमें यह भी पता चला कि वेकना शुरू से ही विल के पीछे पड़ा था, यानी विल इसके किसी लंबे प्लान का हिस्सा है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। व्हीलर्स के घर में हॉली सबके लिए ब्रेकफास्ट के प्लेट्स लगा रही थी कि तभी उसे खिड़की में किसी की परछाई दिखी। हॉली का रिएक्शन देख के लग रहा था कि वो इस बंदे को जानती थी, बट तभी कैरन ने उसे जल्दी जाकर सबको उठाने के लिए कहा। पिछले सीजन वाले इंसिडेंट के बाद अब बायर्स फैमिली भी इनके साथ रह रही थी। टेड इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। ब्रेकफास्ट करके सारे अपने अपने रास्ते निकल गए। फिर हमने देखा कि रॉबिन और स्टीव को लोकल रेडियो स्टेशन में जॉब लग गई। ये रेडियो टावर सीजन 5 की स्टोरी का बहुत ही बड़ा पार्ट रहने वाला है। रॉबिन ने इधर फिर सबको रीसेंट इवेंट्स का क्विक रिकैप दिया। सीजन 4 वाले इंसिडेंट के बाद मिलिट्री ने पूरे हॉकिंस को क्वारंटीन कर दिया और इन्होंने मेटल प्लेट्स के जरिए फटी हुई जमीन की भी मरम्मत कर दी। अपसाइड डाउन के मेन ओपनिंग पर मिलिट्री ने अपना बेस बना लिया। रिकैप पूरा होने के बाद रॉबिन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड विकी के लिए गाना चलाया, बट तभी रेडियो में कुछ इंटरफेरेंस आने लगे। स्टीव ने प्रॉब्लम का हल ढूंढने फौरन डस्टिन को कॉल लगाया, बट टीनेज डस्टिन स्टीव के कॉल से परेशान हो चुका था। उसने स्टीव को बताया कि वो खुद मैनुअल पढ़कर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ ले। एडी की मौत ने डस्टिन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। स्कूल के बुलीज के अगेंस्ट जाकर डस्टिन हेल फायर क्लब को रिस्टार्ट करने वाला था, बट एंडी ने इसका टी शर्ट फाड़कर डस्टिन को धमकी दी कि अगर वो अगली बार इस टी शर्ट में दिखा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बट तभी लूकस और बाकी गैंग ने आकर इनकी लड़ाई रोक दी। सबने डस्टिन को समझाने की बहुत कोशिश की कि एटलीस्ट वेकना का प्रॉब्लम सॉल्व होने तक ये हेल फायर क्लब का टी शर्ट पहनना बंद कर दे। ये टाइम अंडरग्राउंड होने का है, खुद की जान खतरे में डालने का नहीं। बट डस्टिन कुछ सुनने के मूड में नहीं था। फिर हमने देखा कि मिलिट्री जंगल में कॉन्स्टेंटली 11 को ढूंढ रही थी और ये बॉडी डबल्स के जरिए लगातार मिलिट्री को चकमा दे रहे थे। असली 11 हॉपर और जॉयस के साथ ट्रेनिंग में बिजी थी। उधर रेडियो स्टेशन में नैन्सी, रॉबिन, स्टीव और जोनाथन मैनुअल चेक कर रहे थे कि तभी इन्हें पता चला कि इनके एंटेना टावर में कोई प्रॉब्लम था। फिर नैन्सी को इम्प्रेस करने जोनाथन और स्टीव ने एंटेना के टॉप पर रेस लगाई। दोनों ने साथ में टॉप पर पहुंचकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तभी इधर मरे आ गया, जो कि अब मिलिट्री के लिए सप्लाई डिलीवरी का काम कर रहा था। ग्रोसरी के साथ साथ मरे सीक्रेटली बाहर की दुनिया से गैंग के लिए हथियार और स्पेशल इक्विपमेंट स्मगल कर रहा था। मिलिट्री के साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से मरे इन्हें बेस में चलने वाले सीक्रेट ऑपरेशन की भी खबर देता था, जैसे कि आज की रात मिलिट्री अपसाइड डाउन के गेट को ओपन करके कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। रॉबिन ने फौरन रेडियो टावर के जरिए कोडेड सिग्नल भेजकर सबको इसकी खबर कर दी, यानी आज की रात वो अपसाइड डाउन में जाकर फिर से वेकना को ढूंढेंगे। सबने इस सीक्रेटली अपसाइड डाउन जाने वाले मिशन को क्राउल का नाम दिया था। हॉपर ऑलरेडी ढेर सारे क्राउल्स कर चुका है, पर अभी तक उन्हें वेकना का कोई पता नहीं मिला। फिर सारे अपनी अलग अलग टीम बनाकर इस मिशन को अंजाम देने में लग गए। स्टीव को लगता है कि शायद वेकना मर गया होगा, इसीलिए इन्हें नहीं मिल रहा, बट जोनाथन और नैन्सी को पूरा यकीन था कि वो जिंदा है। पिछले सीजन में वेकना ने नैन्सी को हॉकिंस का दर्दनाक फ्यूचर दिखाया था। नैन्सी को कोई चांस नहीं लेना। माइक, डस्टिन, लूकस और विल भी वेकना से बदला लेने के लिए फुल्ली चार्ज थे, पर तभी विल को झटके आने लगे। विल को बच्चों की हंसने की आवाज आ रही थी। आसमान घूमने लग गया और विल को चक्कर आने लगे। स्टेबल होते ही विल ने सबको बताया कि शायद ये अपसाइड डाउन का गेट ओपन होने की वजह से हो रहा होगा। उधर स्कूल में हॉली के टीचर ने देखा कि वो अकेले में खड़ी खुद से बात कर रही थी, यानी हॉली का ये सीक्रेट फ्रेंड बस उसी को दिखता है। फिर हमने देखा कि मिलिट्री ने अपसाइड डाउन में भी अपना बेस बना के रखा था, जहां लैब के लीड रिसर्चर डॉक्टर के ने सार्जन को बताया कि उसे जल्द से जल्द 11 चाहिए। आज के स्पेशल क्राउल में 11 को भी जाना था, बट ट्रेनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद भी हॉपर ने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि हॉपर नहीं चाहता कि अपसाइड डाउन में 11 सोल्जर्स के हाथ लग जाए। एंडी को सबक सिखाने डस्टिन ने उसके लॉकर में बिना जहर वाला सांप रख दिया। हॉली को घर ले जाते वक्त माइक ने देखा कि टीचर ने उनकी मम्मी को मिलने के लिए बुलाया था। हॉली ने माइक को बताया कि टीचर ने उसे मिस्टर वॉटसन से बात करते हुए देख लिया,
जो कि एक तरह से हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड था। मिस्टर वॉटसन ने हॉली को डरा के रखा था कि हॉकिंस में घूम रहे मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने आ रहे थे। फिर माइक ने हॉली को यह स्पेशल फिगरिन थमाते हुए कहा कि अगर अगली बार डर लगे तो मिस्टर वॉटसन की जगह वो हॉली द हीरोइक को इमेजिन करे। गैंग को मिलने जाने से पहले डस्टिन एडी की कब्र पर चला गया, जहां एंडी के बंदे उसका इंतजार कर रहे थे। फिर सबने पकड़कर डस्टिन को बुरी तरह से कूट दिया। डस्टिन ने भी इधर आसानी से हार नहीं मानी। फिर डस्टिन को छोड़कर सारे रेडियो स्टेशन पर इकट्ठा हो गए, जिसके अंदर इन्होंने बैट के स्टाइल में सीक्रेट अड्डा बना के रखा था। एल और माइक को लगा कि शायद ये उनका आखिरी मिशन होगा। होपफुली आज ही वेकना को मार दें। एक बार वेकना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये सारे हॉकिंग से दूर कहीं जाकर वादियों में अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ जिएंगे। प्लान काफी सिंपल था। माइक और लूकस मिलिट्री बेस पर नजर रखते हुए हॉपर को गाइड करेंगे। हॉपर मिलिट्री बेस के जरिए अपसाइड डाउन में घुसेगा। स्टीव और डस्टिन वैन पर लगे स्पेशल एंटीना की मदद से बाहर से उसकी लोकेशन ट्रैक करेंगे और बाकी सारे रेडियो स्टेशन में बैठे पूरे ऑपरेशन पर नजर रखेंगे। बट डस्टिन की गैर मौजूदगी में स्टीव को एंटीना ऑपरेट करने के लिए किसी की मदद चाहिए, तो जॉनथन इसके साथ चला गया। यानी एंडी को सबक सिखाने के चक्कर में डस्टिन ने इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉल को मिस कर दिया। उधर व्हीलर के घर में हॉली ने उसके पेरेंट्स को उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर झगड़ते हुए सुना। ये देखकर हॉली को काफी बुरा लगा और वो अपने रूम में जाकर रोने लग गई। फिर हॉपर अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए मिलिट्री बेस में घुस गया। सोल्जर आंख के जरिए अपसाइड डाउन का दरवाजा खोलकर अंदर ट्रक्स भेज रहे थे। माइक और लूकस के गाइडेंस में हॉपर चुपके से एक ट्रक में घुस गया और सीधा अपसाइड डाउन के अंदर चला गया। स्टीव और जॉनथन बाहर से हॉपर को ट्रैक कर रहे थे और नैन्सी रेडियो स्टेशन से मैप पर इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। याद है ना, अपसाइड डाउन का हॉकिंस एक्चुअल हॉकिंस की एग्जैक्ट कॉपी थी। तभी अपसाइड डाउन में एक डेमोगॉर्गन ने मिलिट्री कॉनवॉय पर हमला कर दिया। बाहर विल को फिर से झटके आने लगे। इस बार उसने किसी तरह से डेमोगॉर्गन की विजन को हैक कर दिया। यानी विल वो सब देख पा रहा था जो डेमोगॉर्गन देख रहा था। हॉपर समय रहते ट्रक से निकलकर जंगल में भाग गया। होश आते ही विल ने सबको बताया कि डेमोगॉर्गन सीधा नैन्सी के घर पर हमला करने जा रहा था। यह सुनते ही माइक और नैन्सी फौरन अपने घर की ओर निकल पड़े। लूकस और 11 भी इनके साथ थे। व्हीलर्स के घर पर अपसाइड डाउन से पोर्टल ओपन करके डेमोगॉर्गन ने हॉली पर हमला कर दिया। हॉली अपने बेडरूम से भागकर सीधा मम्मी के पास बाथरूम में चली गई। कैरन ने पहले तो हॉली को बाथटब में छुपाकर बचा लिया, बट वो डेमोगॉर्गन टेड को बुरी तरह से जख्मी करके वापस इनके सामने आ गया। फिर कैरन ने निहायत ही बैडएस अंदाज में वाइन की बोतल फोड़कर डेमोगॉर्गन पर हमला कर दिया, बट वो डेमोगॉर्गन इसे भी अपने पंजों से जख्मी करके हॉली को अपसाइड डाउन में ले गया। नैन्सी और 11 ने घर आकर देखा कि कैरन जमीन पर जख्मी पड़ी है और सामने अपसाइड डाउन का पोर्टल अभी भी ओपन था। फिर नैन्सी ने 11 को अपसाइड डाउन में भेज दिया और माइक और लूकस के आते ही अपने पेरेंट्स को फौरन हॉस्पिटल ले गई। नैन्सी को लगता है कि ये सब इनकी गलती है, इन्हें समय रहते अपने पेरेंट्स को हॉकिंस से बाहर भेज देना चाहिए था। लूकस का मानना था कि हॉली का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ साल पहले विल भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर गायब हुआ था। हॉली 3 नवंबर को और विल 6 नवंबर को गायब हुआ था। यानी अगले 3 दिन में जरूर कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है। कर्नल सलीवन की टीम व्हीलर्स के घर पहुंचकर छानबीन करने लगी। यहां मिले सबूतों को देखकर ये समझ गए कि शायद इसके पीछे भी 11 का हाथ होगा। फिर ये फौरन आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे और इनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। अपसाइड डाउन में जाते ही 11 ने माइंड पैलेस के जरिए हॉली को ढूंढने की कोशिश की, बट मैक्स की तरह ही इसकी कॉन्शियसनेस का भी इधर कोई पता नहीं था। तभी इसकी मुलाकात हॉपर से हुई, जो कि 11 को अपसाइड डाउन में देखकर काफी परेशान हो गया। बट हॉली के बारे में सुनते ही वो फौरन इसके साथ चल दिया। फिर ये डेमोगॉर्गन के ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए उसके पीछे चले गए। विल के रिसेंट एपिसोड के दौरान रेडियो स्टेशन का पावर ओवरलोड होकर फ्यूज उड़ गया था। यानी इस बार वाले विल के झटके थोड़े अलग टाइप के हैं। यहीं विल ने जॉयस को बताया कि वो सिर्फ डेमोगॉर्गन के विजन्स नहीं देख रहा था, उसने तो डेमोगॉर्गन के थॉट्स भी फील किए। मानो कुछ देर के लिए विल सीधा उसके दिमाग में घुस गया हो। विल ने इधर ये भी कन्फेस किया कि जब से वो अपसाइड डाउन से वापस आया है, उसने हमेशा अपने आप को अपसाइड डाउन से कनेक्टेड समझा। रॉबिन को लगता है कि शायद विल अपसाइड डाउन के चलते फिरते एंटेना की तरह है। यानी रेडियो टर्म्स में जितना सिग्नल स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा इफेक्ट।
विल को लगता है कि इस चीज को यूज करके वो हॉली को ढूंढ सकते हैं, बट जॉयस ने इस बात से साफ मना कर दिया। वो अपने फूल जैसे बच्चे को बिल्कुल भी खतरे में पड़ने नहीं देगी। उधर स्टीव ने जोनाथन को बताया कि मिशन को कंटिन्यू करने से पहले इन्हें कुछ फ्लावर्स वगैरह लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। बेचारी नैन्सी कितनी परेशान होगी। ये सुनते ही जोनाथन की सटक गई कि ऐसी सिचुएशन में भी इसे रोमांसबाजी करनी है, चुपचाप मिशन पर फोकस करो। तभी डस्टिन भी अपनी फूटी हुई नाक लेकर इधर चला आया। 11 ने हॉपर को बताया कि वो नैन्सी के साथ गाड़ी में बैठकर व्हीलर्स के घर गई थी। यह सुनते ही हॉपर काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि मिलिट्री अब सीसीटीवी फुटेज स्कैन करके 11 को ढूंढ सकते थे। बट 11 ने इससे वादा किया कि उससे पहले ये वेक्ना को ठिकाने लगा देंगे। 11 को पूरा यकीन था कि वो डेमोगोर्गन हॉली को लेकर किसी सीक्रेट जगह पर गया होगा, क्योंकि वेक्ना की तरह ही उसे हॉली के कॉन्शियसनेस के भी कोई ट्रेस नहीं मिल रहे थे। उधर हॉस्पिटल में लूकस मैक्स को सारे अपडेट दे रहा था, जो कि अभी तक कोमा में थी। लूकस को लगता है कि वेक्ना के साथ इनकी फाइनल बैटल अभी ज्यादा दूर नहीं। अच्छा होगा कि मैक्स भी समय रहते होश में आकर इनकी टीम ज्वाइन कर ले। मैक्स को होश में लाने लूकस ने फिर से इसके साइड रनिंग अप दैट हिल गाना लगा दिया, बट इस बार कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाहर माइक नैन्सी के लिए कॉफी लेकर जा रहा था कि तभी उसकी नजर इस बुक पर पड़ी, अ रिंकल इन टाइम। हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड इसी बुक के कैरेक्टर पर बेस्ड था। माइक को याद आया कि हॉली ने उसे बताया था कि मिस्टर वाटसन ने हॉली को हॉकिंस में घूम रहे मॉन्स्टर्स की चेतावनी दी थी। फिर माइक ने फौरन नैन्सी को भी सब कुछ बता दिया। करंट सिचुएशन को देखते हुए इन्हें कोई भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मे बी ये मिस्टर वाटसन रियल हो, और हो सकता है कि वो हॉली की लोकेशन भी जानता हो। हॉली मिस्टर वाटसन के बारे में कैरन को बहुत कुछ बताती थी, यानी शायद उनकी मम्मी को मिस्टर वाटसन का असली नाम पता हो सकता है। बाहर इनका हॉपर को सेम लोकेशन पर चक्कर लगाकर ढूंढने वाला प्लान काम नहीं कर रहा था। डस्टिन ने स्टीव से झूठ कहा कि उसकी ये हालत साइकिल से गिरने की वजह से हुई है, बट स्टीव को पूरा यकीन था कि यह जरूर एंडी के बंदों से पिट कर आया है। डस्टिन और स्टीव को जोर जोर से झगड़ता देख जोनाथन काफी परेशान हो गया। रेडियो स्टेशन में रॉबिन झूठ मूठ का बहाना करके विल को बाहर अपने साथ ले गई। इसने विल को बताया कि जॉयस का करंट प्लान काम नहीं कर रहा, पर उसे विल का आइडिया काफी अच्छा लगा। क्यों ना ये विल को अपसाइड डाउन के एंटेना की तरह यूज करके हॉली की लोकेशन ढूंढ लें। सार्जेंट ने डॉक्टर के को खबर दी कि शायद 11 फिलहाल इनके साथ ही अपसाइड डाउन में होगी। हॉपर को लड़खड़ाता देख 11 को रियलाइज हुआ कि डेमोगोर्गन वाले हमले में हॉपर को चोट लगी थी। फिर मैक्स से सीखे हुए फर्स्ट एड स्किल्स की मदद से ये हॉपर की मरम पट्टी करने लग गई। यही हॉपर ने 11 को बताया कि बचपन में ये भी उसी की तरह स्टबन बंदा था। हॉपर को इधर फिर अपने पुराने लाइफ के फ्लैशबैक्स आने लगे, इंक्लूडिंग उसकी बेटी जो कैंसर की वजह से मर गई थी। इसीलिए हॉपर 11 को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था, क्योंकि उसे अपनी दूसरी बेटी नहीं खोनी। बाहर जोनाथन को अजीब सा सिग्नल मिलने लगा। डस्टिन को लगा कि शायद ये मिलिट्री या टीवी टावर्स की वजह से बना कोई इंटरफेरेंस होगा। विल रॉबिन को लेकर उसी लोकेशन पर चला गया जहां उसे पहली बार विजन्स आए थे। यहीं विल को रियलाइज हुआ कि उस दिन शायद वो एक्सीडेंटली हॉली के दिमाग में घुस गया था, तभी उसे बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। यानी अगला लोकेशन स्कूल का प्लेग्राउंड। हॉपर और 11 डेमोगोर्गन्स का पीछा करते हुए इस बड़ी सी दीवार के पास चले आए। बाहर बड़ा शूज देखकर यह समझ गए कि डेमोगोर्गन हॉली को जरूर इसी दीवार के अंदर लेकर गया होगा। हॉस्पिटल में नैन्सी और माइक भेज बदलकर कैरन से पूछताछ करने चले गए, क्योंकि डॉक्टर्स उन्हें अंदर नहीं छोड़ रहे थे। लकीली कैरन होश में थी, बट इंजुरीज की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाएगी। फिर इनके मिस्टर वाटसन के बारे में पूछते ही कैरन ने कंफ्यूज होकर उसका फर्स्ट नेम लिख कर दिया, जो हॉली ने इसे बताया था, हेनरी AKA वेक्ना, यानी हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड हेनरी क्रील है। स्कूल के प्लेग्राउंड पर पहुंचते ही विल समझ गया कि वो हॉली के नहीं बल्कि वेक्ना के विजन्स को देख रहा था, क्योंकि उस टाइम वेक्ना ने हॉली के माइंड पर कंट्रोल किया था। विल के एंटेना ने वही सिग्नल कैप्चर कर लिया, यानी हॉली वेक्ना की नई विक्टिम थी। फिर हमने देखा कि हेनरी ने हॉली को एक खूबसूरत घर में शिफ्ट कर दिया। इसने हॉली को दिलासा देते हुए कहा कि इस घर में वो पूरी तरह से सेफ है, जल्दी वो उसके पेरेंट्स को भी इधर लेकर आएगा। दूसरी तरफ 11 और हॉपर के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो वॉल टच से मस नहीं हो रही थी। हॉपर ने गुस्से में आकर अपना नाइफ वॉल में घुसा दिया,
तभी इन्होंने दूर से मिलिट्री ट्रक्स को आते देखा। गाड़ी पर लगे इस डिवाइस ने 11 को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। हॉपर किसी तरह 11 को लेकर साइड में जाकर छुप गया। विल और रॉबिन की करतूतों का पता चलते ही जॉयस गुस्से में उन्हें ढूंढने चली गई। इनके मिलते ही जॉयस विल पर चिल्लाने वाली थी, बट उल्टा विल ने सामने से चिल्ला दिया कि वो अब ये सेफ गेम खेलकर थक चुका है। विल अकेला जॉयस के पल्लू में छुपकर अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकता और इसने फाइनली पता लगा लिया कि वेक्ना अपने नए शिकार को कैसे टारगेट कर रहा है। हॉली के साथ साथ हेनरी ने स्कूल के और भी बच्चों को टारगेट किया था, जिसमें अगला नंबर डेरेक का है, क्योंकि विल डेरेक के भी कॉन्शियसनेस में घुस चुका था। हेनरी ने हॉली को बताया कि जल्द ही डेरेक भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। हॉली को डेरेक ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वो बच्चों को बुली करता रहता है, बट डेरेक बुरा हुआ तो भी वो उसे मॉन्स्टर का चारा बनने तो नहीं दे सकती ना। जाने से पहले हेनरी ने हॉली को बताया कि वो दिन भर अपने घर पर रहकर बेकिंग वगैरह करे, पर चाहे कुछ भी हो जाए जंगल में मत जाना क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स हैं। वॉल के पास पहुंचते ही सोल्जर्स को हॉपर का नाइफ मिला। फिर ये गाड़ी वाले डिवाइस को चारों तरफ घुमाने लग गए। हॉपर ने मौका देखकर सोल्जर्स को शूट कर दिया और उस डिवाइस को डिसेबल करने के बाद एक बंदे को किडनैप कर लिया। एक और बात, अटैक से पहले एक सोल्जर दीवार पर सूसू कर रहा था। सरप्राइजिंगली इसके यूरिन से वॉल का सरफेस मानो जलने लग गया। रेडियो स्टेशन पहुंचकर विल ने सबको बताया कि वेक्ना का अगला टारगेट डेरेक है। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि ये एरिका की मदद से डेरेक की पूरी फैमिली को नशे की दवा देकर सुला देंगे, क्योंकि डेरेक की बहन टीना एरिका की दोस्त थी। फैमिली के बेहोश होते ही ये सबको घर से कहीं दूसरी तरफ सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर देंगे। वेक्ना को लगेगा कि डेरेक सो रहा है। जब वेक्ना डेरेक को लेने उसके घर डेमोगॉर्गन भेजेगा, तब ये उस पर हमला करके डेमोगॉर्गन की बॉडी में ट्रैकर लगा देंगे। फिर उस डेमोगॉर्गन को ट्रैक करते हुए इन्हें हॉली और वेक्ना की लोकेशन मिल जाएगी। उधर हॉली वेक्ना की फेक रियलिटी में मस्त गाने गाते हुए बेकिंग कर रही थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। बाहर जाकर हॉली ने देखा कि हेनरी ने इसके लिए एक मैप और मैसेज छोड़ा था। अपैरेंटली हेनरी चाहता है कि हॉली जंगल को क्रॉस करके उसकी मदद करने चली आए। फिर हॉली किसी तरह हिम्मत जुटाकर हेनरी का बॉय स्काउट ब्रोच पहनकर फुल ऑन हॉली द हेरोइक बनकर जंगल की ओर चली गई। एरिका ने लुकस को बताया कि उसका और टीना का जबरदस्त झगड़ा हुआ है, तो ये इनकी मदद नहीं करने वाली। पर हॉली के बारे में सुनते ही वो फौरन मान गई। रॉबिन विल को लेकर हॉस्पिटल चली गई, जहां उसकी गर्लफ्रेंड विकी काम करती थी। रॉबिन एक रैंडम बुढ़िया पेशेंट को मिलने के बहाने इधर विकी से मिलने आती थी। यही विल को पता चला कि रॉबिन होमोसेक्सुअल है। फिर मौका देखकर इन्होंने हॉस्पिटल से नशे की दवा चुरा ली। डेमोगॉर्गन को पकड़ने के लिए गैंग ने इस बार भी मरे से कुछ स्पेशल सामान मंगवाया था। डेमोगॉर्गन को तेजी से ट्रैक करने के लिए डस्टिन ने एंटेना वैन से निकालकर स्टीव की गाड़ी पर लगा दिया। स्टीव इस बात से जरा भी खुश नहीं था। नैन्सी ट्रैकर को शॉटगन शेल में डालकर डेमोगॉर्गन पर फायर करने वाली थी। लकीली मरेगा बनाया ये स्पेशल ट्रैकर हर टाइप के स्ट्रेस को हैंडल कर लेगा। यही हमें पता चला कि जोनाथन ने मरे से डायमंड रिंग मंगवाई थी, यानी वो नैन्सी को प्रपोज करने वाला है। ऐसे डराओ मत भाई, कौन मरने वाला है सोचकर टेंशन आता है। कैप्चर सोल्जर के दिमाग में घुसकर 11 ने पता लगाया कि मिलिट्री ने अपसाइड डाउन में अपना बेस बना लिया और कोई डॉक्टर के 11 को ढूंढ रही थी। थोड़ा और डीप जाने के बाद 11 ने देखा कि डॉक्टर के ने उस मिलिट्री फैसिलिटी में एक स्पेशल डोर के पीछे कुछ लॉक करके रखा था। 11 ने महसूस किया कि अंदर 11 की तरह ही कोई टेलीकिनेटिक पावर वाले पर्सन कैद है। ये देखकर 11 और हॉपर समझ गए कि वेक्ना शायद मिलिट्री के कब्जे में है। उधर एरिका नशीली पाई लेकर डेरेक के घर चली गई। टीना को छोड़कर सारे पाई खाकर बेहोश हो गए। फिर एरिका ने गुस्से में टीना को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। सबके बेहोश होते ही गैंग ने फैमिली को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया, जहां विल और जॉयस इन पर नजर रखेंगे। फिर ये उनके घर में जाकर डेमोगॉर्गन के लिए जाल बिछाने लग गए। विल ने जॉयस को अपने एरोगेंट बिहेवियर के लिए माफी मांगी, बट जॉयस समझ सकती है कि विल एक्चुअल में सही बोल रहा था। डेमोगॉर्गन के घर में घुसते ही होम अलोन स्टाइल के ट्रैप्स लगाकर गैंग ने उस पर हमला कर दिया। नैन्सी ने मौका देखकर डेमोगॉर्गन के पीठ पर ट्रैकर शूट कर दिया। इनका प्लान काम कर गया और वो डेमोगॉर्गन पोर्टल ओपन करके अपसाइड डाउन में चला गया। पर तभी उधर बान में डेरेक को होश आ गया। डेरेक के होश में आते ही वेक्ना को उसकी असली लोकेशन पता चल गई।
विल ने भी नोटिस किया कि वो डेमोगोर्गन घर से निकलकर सीधा इनकी तरफ आ रहा था। उधर हॉली मैप को फॉलो करते हुए एक बड़ी से कैनियन के पास पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। डेरेक के होश में आते ही जॉयस उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, बट ये शैतान बच्चा किसकी सुनने को तैयार नहीं था। जॉयस ने इसे समझाया कि मिस्टर वॉटसन एक्चुअल में बुरा इंसान है, बट आजाद होते ही डेरेक इन्हें चकमा देकर ऊपर माले पर चढ़ गया। बट डेमोगोर्गन के उधर आते ही इसकी फट के चार हो गई। जॉयस ने डेमोगोर्गन को एक्स से डराकर थोड़ा पीछे ढकेल दिया, तभी स्टीव ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया। यह देखकर डेमोगोर्गन एक पोर्टल ओपन करके अपसाइड डाउन में भाग गया। समय रहते स्टीव की गैंग भी इसी पोर्टल से डेमोगोर्गन के पीछे अपसाइड डाउन में घुस गए। डेमोगोर्गन के इतने क्लोज कांटेक्ट में आते ही विल जबरदस्त सीजर्स में चला गया और उसे हॉली और बाकी बच्चों के विजन्स आने लगे कि वेकना ने उन्हें कहां छुपा के रखा है। फिर हमने देखा कि मिलिट्री हॉकिंस के सारे छोटे बच्चे यानी वेकना के पोटेंशियल टारगेट्स को जमा करके उन्हें सेफ रखने मिलिट्री बेस ले गई। अपसाइड डाउन में डेमोगोर्गन का पीछा करते हुए डिस्ट्रैक्ट होकर स्टीव ने गाड़ी सीधा उस बड़ी सी दीवार में घुसा दी। विल ने अपने विजन्स में दिखी जगह का एक बड़ा सा स्केच बनाया। इसके मुताबिक वेकना को अपना प्लान पूरा करने 12 बच्चे चाहिए थे। तभी माइक और लुकस ने आकर सबको बताया कि मिलिट्री ने हॉकिंस के सारे बच्चों को उनकी फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर के बच्चों को चारा बनाकर 11 को पकड़ने की प्लानिंग में थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सब के पीछे 11 का हाथ था। दूसरी तरफ मैक्स ने हॉली को बताया कि वो लेटर और मैप हेनरी ने नहीं बल्कि मैक्स ने उसे भेजा था। फिर मैक्स ने हॉली का टेस्ट पास करके साबित कर दिया कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मैक्स है। मैक्स फिर हॉली को इस कैनियन के अंदर बने उसके सीक्रेट अड्डे पर ले गई। मैक्स ने हॉली को समझाया कि फिलहाल वो हेनरी के मेमोरी प्रिजन में है, यहाँ जो भी दिख रहा है वो सब फेक है। रियलिटी में मैक्स हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी और हेनरी ने हॉली के फिजिकल बॉडी को शायद कहीं कैद करके रखा होगा। बाहर सारे जानते थे कि बच्चे मिलिट्री फैसिलिटी में सेफ नहीं थे। लकीली वो मिलिट्री फैसिलिटी हॉकिंस के टनल सिस्टम के ऊपर बनी थी। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो टॉम, डिक एंड हैरी वाली एनालॉजी यूज करके बच्चों को बाथरूम के नीचे टनल बनाकर भगाएंगे। सेम एज का होने की वजह से मिलिट्री वाले डेरेक को बड़ी आसानी से अंदर लेकर सारे बच्चों के साथ शिफ्ट कर देंगे। फिर डेरेक मिस्टर वॉटसन को जानने वाले बच्चों को ढूंढकर उन्हें टनल के एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर लेकर जाएगा। फिर ये टॉयलेट तोड़कर बच्चों को टनल के रास्ते भगा लेंगे। अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर वहां की मिलिट्री फैसिलिटी में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी इन्हें रेडियो के जरिए डस्टिन ने कांटेक्ट किया। हॉपर को पता चला कि डस्टिन का ग्रुप भी अपसाइड डाउन वाले वॉल के दूसरे साइड अटका हुआ है। उधर मैक्स ने हॉली को बताया कि वो टेक्निकली हेनरी के हाथों मारी गई थी, बट 11 ने किसी तरह उसे फिर से जिंदा कर दिया। होश में आने के बाद से ही मैक्स की कॉन्शियसनेस हेनरी के मेमोरीज में अटक गई थी। मैक्स हेनरी के मेमोरी में घूमते घूमते एक बार 1959 वाले हॉकिंस में भी पहुंच गई थी, जहां यंग जॉयस हेनरी के प्ले वाले फ्लायर्स बांट रही थी। मैक्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। वो घूम फिर कर वापस हॉकिंस लैब के मैसेकर वाले मेमोरी में ही पहुंच जाती। प्लान के मुताबिक डेरेक ने मिलिट्री बेस में घुसकर सबको वॉशरूम टनल की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी और यहीं से डीप शिट डेरेक डिलाइटफुल डेरेक बन गया। अपसाइड डाउन में 11 अपने ट्रेनिंग स्किल की मदद से जंप लगाकर फैसिलिटी में घुस गई और बाद में हॉपर को भी अंदर ले लिया। टनल्स की ओर जाते वक्त माइक ने विल को बताया कि अगर वो कोशिश करे तो शायद डेमोगोर्गन के विजन्स हैक करने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। बट विल को लगा कि ये इम्पॉसिबल था, वो वेकना थोड़ी ना है। डस्टिन ने सिग्नल इंटरफेरेंस वाला डेटा कलेक्ट करके पता लगाया कि वो वॉल एक्चुअल में एक सर्कल है जिसके सेंटर में हॉकिंस लैब थी। ऑब्वियसली ये चीज बस एक इत्तेफाक नहीं होगी। फिर हमने देखा कि लूकस ने मैक्स को गाने के जरिए उस दिन ऑलमोस्ट बचा ही लिया था। पिछली बार की तरह ही इस बार भी मैक्स को बाहर जाने का रास्ता दिखा, बट तभी कैसेट टेप खत्म होने की वजह से गाना बंद हो गया और हेनरी ने मैक्स को ढूंढ लिया। मैक्स हेनरी से भागते हुए इस कैनियन में घुस गई, जो कि लकीली हेनरी की डार्क मेमोरी थी। हेनरी उन मेमोरीज से इतना डरता है कि उन कैनियन के आसपास भी नहीं आता, यानी इस लोकेशन पर जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसे हेनरी फिर से जीना नहीं चाहता। बस तब से ही मैक्स ने इस जगह को अपना सेफ हाउस बनाकर रखा था। मैक्स को पहले लगा कि शायद वो कभी इस जगह से भाग नहीं पाएगी, बट हॉली के मिलते ही उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। लेकिन हेनरी के वापस आने से पहले हॉली को वापस घर जाना होगा।
टनल्स के अंदर चलते वक्त विल ने रॉबिन को इनडायरेक्टली उसकी होमोसेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछा। रॉबिन ने भी भांप लिया था कि विल गे है और उसे शायद माइक पर जबरदस्त क्रश था। रॉबिन ने विल को समझाया कि जिस दिन से उसने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब वो अपने सारे टेंशन और क्रिटिसिज्म से आजाद है। यह सुनकर विल काफी इमोशनल हो गया। हॉपर का पकड़ा वो सोल्जर कैद से आजाद होकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के समझ गई कि 11 शायद फिलहाल इसी फैसिलिटी में होगी। उस सीक्रेट डोर के पास पहुंचते ही 11 ने अपने पावर से डोर को तोड़ने की कोशिश की, बट तभी डॉक्टर के ने पूरे फैसिलिटी में लगे टेलीकिनेटिक जैमिंग डिवाइस एक्टिवेट कर दिए। 11 फिर से डिसेबल होकर पेन में नीचे गिर गई। माइक, विल और लूकस डेरेक के भेजे सिलेक्टेड बच्चों को एक एक करके टनल्स में उतार रहे थे। तभी एक लड़की ने इन्हें देख लिया और फौरन जाकर मिलिट्री को खबर कर दी। उधर अपसाइड डाउन में कुछ सोल्जर्स को मारने के बाद हॉपर को लैब में रखे क्रिएचर ने जकड़ लिया। डॉक्टर के दर्द में तड़प रहे 11 को लेकर हॉपर के पास चली गई। यहीं हमें पता चला कि जैसे हीट अपसाइड डाउन के क्रिएचर को कमजोर करती है वैसे ही कोल्ड उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाता है। डॉक्टर के इसी टेम्परेचर कंट्रोल की मदद से हॉपर को टॉर्चर कर रही थी, पर तभी 11 ने सीजर्स के जरिए उस पर हमला कर दिया और हॉपर आजाद हो गया। क्रिएचर के कैद से आजाद होते ही हॉपर ने डॉक्टर के को बेहोश कर दिया और उसका एक्सेस कार्ड लेकर अकेला सीक्रेट डोर ओपन करने चला गया। यहीं 11 को रियलाइज हुआ कि हॉपर ने डायनामाइट जैकेट पहना है, यानी वो अंदर जाकर वेकना के साथ खुद को उड़ाने की प्लानिंग में था। 11 के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हॉपर नहीं रुका। उधर सोल्जर्स जॉयस, माइक, विल और डेरेक को लेकर कर्नल सलीवन के पास चले गए। लूकस 2 बच्चों के साथ अभी भी टनल्स में अटका था, बट समय रहते इसने कुछ बच्चों को सही सलामत रॉबिन के पास पहुंचा दिया था, जो मरे के जरिए उन्हें सेफ लोकेशन पर लेकर जाएगी। जॉयस ने कर्नल को समझाने की बहुत कोशिश की कि बच्चे यहाँ सेफ नहीं हैं, बट कर्नल मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक फिर से विल को झटके आने लगे, बट इस बार इंटेंसिटी काफी हाई थी। फिर देखते ही देखते कुछ डेमोगोर्गन्स जमीन से निकलकर सोल्जर्स पर हमला करने लग गए। डेमोगोर्गन्स लूकस और रॉबिन के ट्रक के पीछे भी पड़ गए। सोल्जर्स ने फ्लेम थ्रोअर से डेमोगोर्गन्स को मारने की कोशिश की, बट अपसाइड डाउन से कनेक्ट होने की वजह से दर्द के मारे विल भी तड़पने लग गया। दूसरी तरफ 11 दरवाजे के बाहर धमाके का इंतजार कर रही थी, पर तभी हॉपर ने उसे अंदर बुला लिया। सरप्राइज सरप्राइज, सीक्रेट डोर के अंदर वेकना नहीं बल्कि काली थी। काली इज बैक बेबी। 11 ये देखकर काफी खुश हो गई, बट वेट, इधर काली है तो वेकना कहाँ है? फिर हमने देखा कि वेकना अपने नए बैडस अवतार में अपसाइड डाउन के बड़े से दरवाजे के जरिए मिलिट्री बेस में घुस गया। इसने बड़ी आसानी से रास्ते में आ रहे सारे सोल्जर्स को मार दिया। वेकना ने फिर जॉयस को साइड में उड़ाकर विल को अपने पास खींच लिया। वेकना कमजोर दिमाग वाले बच्चों को शिकार बनाकर अपसाइड डाउन में अपनी नई पॉपुलेशन बनाना चाह रहा था, क्योंकि कमजोर दिमाग वाले बच्चों को कंट्रोल करना काफी आसान होता है। विल बायर्स वेकना का सबसे पहला विक्टिम था, इसीलिए वह काफी स्पेशल है, बट उसे अब कमजोर विल की कोई जरूरत नहीं। वेकना के भेजे डेमोगोर्गन सब इधर से टारगेटेड बच्चों को घसीटते हुए लेकर अपसाइड डाउन में चले गए। विल निढाल होकर वेकना को वापस जाते देख रहा था। जाने से पहले वेकना ने डेमोगोर्गन्स को विल के दोस्तों को मारने के ऑर्डर्स दिए, बट तभी विल आंखें बंद करके अपने बेस्ट मेमोरीज को याद करने लगा, जब वो माइक से पहली बार मिला था या फिर जब वो अपने दोस्तों के साथ D&D खेलता था। विल का फेवरेट कैरेक्टर सोर्सरर है। विल ने अब फाइनली अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। नो मोर रोना धोना और दुनिया से छुपे रहना। विल अब आजाद है। इसी दौरान 3 डेमोगोर्गन्स माइक, लूकस और रॉबिन को मारने ही वाले थे कि तभी विल द सोर्सरर ने अपने न्यू फाउंड पावर की मदद से डेमोगोर्गन्स को हवा में रोक लिया। यस, एक साथ 3 डेमोगोर्गन्स को, और एक ही इशारा करके तीनों को वेकना स्टाइल में तोड़ मरोड़ कर मार दिया। विल का यह नया रूप देखकर जॉयस और माइक हैरान रह गए। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5। विल के एपिक टेलीकिनेटिक पावर शोडाउन के बाद सारे उसे ऑफिशियली सोर्सरर कहकर पुकारने लगे। विल ने माइक और जॉयस को बताया कि ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेकना डेरेक समेत सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया, तो टेक्निकली इनका मिशन फेल हो गया। फिर दूर से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को आता देख सारे टनल्स के जरिए रेडियो स्क्वैक में चले गए। उधर वेकना के डायमेंशन यानी डायमेंशन X में
डेमोगोर्गन सारे बच्चों को वेकना के बनाए फोर्ट्रेस से कनेक्ट करने लग गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हेनरी ने विल को कनेक्ट करके रखा था। फोर्ट्रेस से कनेक्ट होते ही सारे बच्चों की कॉन्शियसनेस हेनरी के माइंड स्पेस में चली गई, जहां वो हॉली की तरह ही सबको क्रील हाउस में ले गया। हेनरी एके मिस्टर वॉटसन के वापस आने से पहले हॉली घर में पहुंच चुकी थी। मैक्स बाहर से इनके घर पर नजर रखे हुए थी। फिर हेनरी ने बच्चों को वही सेम मॉन्स्टर्स और सेविंग द वर्ल्ड वाली स्टोरी सुनाई जो इसने हॉली को बताई थी। हेनरी ने सबको बताया कि इन मॉन्स्टर से बचने उसने एक स्पेशल बेटर दुनिया ढूंढी है। रिंकल इन टाइम के रेफरेंस में हेनरी ने उस वर्ल्ड या डायमेंशन को द लाइट का नाम दिया। हेनरी अब इन 12 बच्चों की मदद से उस लाइट डायमेंशन को इनकी दुनिया से मर्ज करना चाहता है। अपैरेंटली सारे बच्चों के अंदर स्पेशल पावर्स थे और हेनरी की मदद करके ये सब दुनिया को बचाने वाले हीरोज बन जाएंगे। ये सुनते ही हॉली और डेरेक को छोड़कर बाकी सारे बच्चे काफी खुश हो गए, क्योंकि ये दोनों ही मिस्टर वॉटसन की असली रियलिटी जानते थे। अपसाइड डाउन में डॉक्टर के को पता चला कि काली भी फेक इल्यूजन बनाकर हॉपर और 11 के साथ भाग गई। मिलिट्री बेस से थोड़ा दूर जाते ही काली का इल्यूजन भी खत्म हो गया। टनल्स में जख्मी लूकस की मरहम पट्टी करने के बाद गैंग ने इसे भी बताया कि विल के पास पावर्स हैं। लूकस भी ये सुनकर काफी एक्साइटेड हुआ, बट विल ने सबको याद दिलाया कि अपने पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए विल को अपसाइड डाउन से कनेक्ट होना पड़ता है। तो विल बस अपनी विल से पावर्स चैनल नहीं कर सकता। यही विल ने सबको बताया कि जाने से पहले वेकना ने इससे कहा था कि वो किडनैप किए बच्चों को अपने नए वेसल की तरह यूज करने वाला है। ये सुनते ही लूकस समझ गया कि उसकी नवंबर 6 वाली थियरी बिल्कुल सही है। विल भी नवंबर 6 को ही किडनैप हुआ था, यानी विल की किडनैपिंग एनिवर्सरी पर वेकना कुछ बड़ा करने वाला है। रेडियो स्टेशन पहुंचते ही जॉयस ने सबको अपना नया प्लान बताया। वो चाहती है कि विल अपसाइड डाउन से कनेक्ट होकर इस बार सीधा वेकना के दिमाग को हाईजैक कर ले। वेकना ऑलरेडी विल को बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। विल इसी बात का फायदा उठाकर वेकना को मार सकता है। जॉयस को अचानक इतने एक्शन पैक्ड मूड में देखकर सारे हैरान रह गए, बट ऑनेस्टली प्लान इतना बुरा नहीं है। उधर अपसाइड डाउन में हॉपर, 11 और काली डस्टिन की बताई लोकेशन पर पहुंच गए। 11 इस बात से काफी गुस्सा थी कि हॉपर वेकना को हराने फुल ऑन अपनी जान देने के लिए तैयार था। इसने एक बार ऐसा किया तो आगे भी कर सकता है। तभी काली ने इन्हें बताया कि इस लोकेशन पर डस्टिन गैंग का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि डस्टिन स्टीव, जोनाथन और नैन्सी को लेकर अपसाइड डाउन वाले हॉकिंस लैब गया था। डस्टिन का मानना था कि जरूर वेकना की बनाई ये वॉल किसी एनर्जी शील्ड की वजह से प्रोटेक्टेड होगी। अगर ये लोग एनर्जी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दें तो बड़ी आसानी से वॉल को क्रॉस करके हॉली को बचा सकते हैं। अब क्योंकि हॉकिंस लैब इस सर्कुलर वॉल के सेंटर में थी, डस्टिन को लगता है कि वो एनर्जी शील्ड भी इसी लैब में कहीं छुपी होगी। फिर थोड़ा मेलोड्रामा करने के बाद जोनाथन और नैन्सी ऊपर के मजले चेक करने गए और डस्टिन एंड स्टीव लैब के बेसमेंट चेक करने गए। दूसरी तरफ हॉली मौका देखकर क्रील हाउस से निकलकर मैक्स से मिलने चली गई। हॉली ने मैक्स को बताया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। जल्दी हेनरी बाकी बच्चों के साथ मिलकर किसी डार्क डायमेंशन को हॉकिंस के साथ कनेक्ट करना चाहता है। तभी मैक्स ने नोटिस किया कि डेरेक चुपके से इनकी बातें सुन रहा था। डेरेक ने मैक्स और हॉली को समझाया कि वो हेनरी एके वेकना के बारे में सब कुछ जानता है और यहाँ आने से पहले वो माइक और इनके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहा था। फिर हॉली ने प्लान बनाया कि ये अब डेरेक के डीप शीट बिहेवियर को यूज करके हेनरी को डिस्ट्रैक्टेड रख सकते हैं। रेडियो स्टेशन में जॉयस ने बाकी सबको भी अपने बैडर्स विल प्लान के बारे में बताया, पर इसके लिए इन्हें पहले विल को अपसाइड डाउन से कनेक्ट करना होगा। मे बी ये एक और अपसाइड डाउन वाला ट्रैकर बनाकर डस्टिन की गैंग को ट्रैक कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनके बीच सिर्फ डस्टिन ही ऐसा एक नर्ड था जिसे इस टाइप के टेलीमेंट्री ट्रैकर्स बनाने आते थे। तब एक निहायत ही कॉर्नी लाइट बल्ब सीक्वेंस के दौरान लूकस और एरिका को दो जबरदस्त आइडियाज आए। एरिका को याद आया कि डस्टिन उनके साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क के काफी क्लोज था और हॉकिंस में डस्टिन के बाद मिस्टर क्लार्क साइंस के सबसे बड़े नर्ड थे, तो ये ट्रैकर बनाने में इनकी मदद कर सकते हैं। लूकस का प्लान काफी सिंपल था कि ये लोग मरे हुए डेमोगोर्गन को टावर के पावर सोर्स से कनेक्ट करके उसे शॉक से जिंदा कर देंगे। डेमोगोर्गन के जिंदा होते ही विल फौरन उसके दिमाग पर कंट्रोल करके अपसाइड डाउन में वेकना को ढूंढ लेगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो यह फौरन पावर सोर्स बढ़ाकर डेमो को जलाकर मार देंगे। इनके पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। फिर जॉयस ने डिसाइड किया कि सारे दो टीम में डिवाइड होकर दोनों ही प्लान पर काम करेंगे
कोई एक तो काम कर ही जाएगा। लैब की तलाशी लेते वक्त ऑनेस्टी और स्टीव को लेकर जोनाथन और नैन्सी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। बट तभी जोनाथन का ध्यान इस दरवाजे पर गया जिसके पीछे सीढ़ियां बनी थी। देख के लग रहा था कि मानो ये सीढ़ियां पिघलकर टाइम में फ्रीज हो गई। उधर काली ने 11 को बताया कि हाँ, वो हेनरी के बारे में जानती थी, बट उसे ये नहीं पता था कि हेनरी जिंदा बचकर वेकना बन गया। काली ने 11 को समझाया कि सिर्फ हेनरी को मारकर इनका काम नहीं चलने वाला। फिर काली धीरे धीरे इसे अपनी बैक स्टोरी बताने लगी कि कैसे डॉक्टर के की आर्मी ने काली के सारे दोस्तों को मारकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। डॉक्टर के रिसर्चर्स लगातार काली की बॉडी से खून लेकर जाते थे। एक बार किसी तरह काली ने हिम्मत करके अपना एग्जिट प्लान किया, बट तभी काली को कुछ भयानक सच पता चले। उधर हेनरी का ध्यान भटकाने डेरेक जानबूझकर मैप और कंपास लेकर सबके सामने घर से बाहर निकल गया। इसी दौरान मैक्स और हॉली ने प्लान बनाया कि वो हॉली और हेनरी की पहली मेमोरी को ढूंढकर वहां से भागने की कोशिश करेंगे। रेडियो स्टेशन में विल और रॉबिन डेमोगोर्गन को जगाने का सर्किट टेस्ट कर रहे थे। यहीं विल ने रॉबिन से पूछा कि उसे ओपनली अपने रिलेशन विकी के साथ रखने की हिम्मत कहां से आई। रॉबिन ने विल को बताया कि जब से उसने अपने लेस्बियन होने वाली बात स्टीव को बताई है, उसके अंदर एक अलग हिम्मत जाग गई। ये सुनकर विल भी मोटिवेट हो गया कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा। एनीवेज, लकीली इनका फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाने वाला सर्किट काम कर रहा था। हेनरी की पहली मेमोरी की तलाश में हॉली और मैक्स व्हीलर हाउस में चले गए। जब हॉली और उसकी दोस्त मैरी बेसमेंट में बैठे हॉरर मूवीज देख रहे थे, इन्हें नहीं पता था कि हेनरी खिड़की से इन पर नजर रखे हुए था। ये हेनरी की फर्स्ट मेमोरी थी, बट हॉली हेनरी से पहली बार रिंकल इन टाइम बुक पढ़ते वक्त लाइब्रेरी में मिली थी। अपसाइड डाउन वाली लैब में डस्टिन और स्टीव के बीच एडी को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो गई। स्टीव का मानना था कि एडी खुद अपने भोंदूपने की वजह से मरा था। ये सुनते ही डस्टिन स्टीव के साथ हाथापाई करके बाजू वाले रूम में घुस गया, जो डॉक्टर ब्रेनर का ऑफिस था। डॉक्टर ब्रेनर के ऑफिस में सेम वही वॉल का मैप देखकर डस्टिन हैरान रह गया। फिर ये फौरन ऑफिस में रखे बाकी डॉक्यूमेंट्स और नोट्स पढ़ने लगा। नैन्सी और जोनाथन ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर बने इस मेल्टेड फ्लोर पर ढेर सारे बॉडीज अटके हुए थे और सरप्राइजिंगली यहाँ से अपसाइड डाउन के स्पोर्स गायब थे। काली ने 11 को बताया कि लैब से बाहर निकलकर इसने देखा कि डॉक्टर के काली के ब्लड को ढेर सारे प्रेग्नेंट लेडीज के बॉडीज में डालकर डॉक्टर ब्रेनर के प्रोग्राम को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो भी पावरफुल बच्चे बना सके। 11 की मां टेरी आइव्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के ब्लड को टेरी की बॉडी में डालकर 11 को पावर्स दिए थे। काली और बाकी बच्चों के एबिलिटीज काफी अलग थे, बट 11 के पावर्स हेनरी से 1-to-1 मैच करते हैं। यानी अगर डॉक्टर के ने 11 को पकड़ लिया तो वो डॉक्टर ब्रेनर के प्रोग्राम को रीएक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाएगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ हेनरी को मारकर काम नहीं चलने वाला। काली और 11 को भी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाली। बेसिकली काली इधर 11 को इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेनरी के साथ साथ उसे खुद को भी मरना होगा। उधर हेनरी ने डेरेक को जंगल में पकड़ लिया। हेनरी ने इसे विजन दिखाकर धमकाया कि अगर इसने सच नहीं उगला तो वो इसके पेरेंट्स को बुरी तरह से मार देगा। अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज देखते ही डेरेक की सारी हेकड़ी निकल गई। मैक्स और हॉली फाइनली उस मेमोरी में पहुंच गए जहां से ये बाहर निकल सकते हैं, यानी वो दिन जब हॉली को डेमोगोर्गन ने किडनैप किया था। रेडियो स्टेशन में इनका डेमोगोर्गन को जिंदा करके हैक करने वाला प्लान काम कर गया। विल डेमोगोर्गन के दिमाग को हाईजैक करके पहले अपसाइड डाउन में घुस गया, फिर वहां से डेरेक के मेमोरीज में। डेरेक के थ्रू इसने देखा कि हेनरी ने क्रील हाउस में सारे बच्चों को रखा था। बच्चे बात कर रहे थे कि हॉली को कोई रेड बालों वाली मॉन्स्टर उठा ले गई। विल ने फौरन सबको बताया कि हॉली शायद मैक्स के साथ होगी और हेनरी गुस्से में दोनों को ढूंढ रहा था। विल के मुंह से मैक्स का नाम सुनकर लूकस काफी शॉक हो गया। मैक्स और हॉली इसके फाइनल मेमोरी को क्रॉस करके वेकना के माइंडस्केप में जाने ही वाले थे कि तभी हेनरी ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर हेनरी इनके सामने शेप शिफ्टिंग करते हुए फाइनली वेकना के अवतार में आ गया। ये देखकर हॉली सुन्न पड़ गई। वेकना मैक्स का गला दबोचकर उसे मारने ही वाला था कि तभी विल ने इसके दिमाग पर कंट्रोल करके मैक्स को आजाद कर दिया। फिर विल ने वेकना का पैर तोड़कर दोनों से जल्द वहां से भागने के लिए कहा। मैक्स और हॉली की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इधर क्या चल रहा है, बट वो फौरन भाग गए। फिर वेकना ने अपना पैर ठीक करके विल को उड़ाकर अपने दिमाग से बाहर भगा दिया। बाहर राइट साइड अप में भी विल उड़कर दूर गिर गया। ये देखते ही रॉबिन ने फौरन विल को डिस्कनेक्ट करने
करंट बढ़ाकर डेमोगोर्गन की बॉडी से अपसाइड डाउन के सारे पार्टिकल जलाकर राख कर दिए। उधर अपसाइड डाउन में नैन्सी और जोनाथन गुई मैटर को फॉलो करते हुए लैब की छत पर पहुंच गए। तभी इनका ध्यान गया कि छत के ऊपर अजीब सा इनविजिबल ऑर्ब बना है। डस्टिन ने फुल ऑन पैनिक मोड में वॉकी टॉकी से इन्हें कांटेक्ट किया कि उस ऑर्ब को गलती से भी टच मत करना, अगर ऑर्ब को कुछ हुआ तो ये सारे मारे जाएंगे। बट टूटे हुए एंटेना के कारण पुअर सिग्नल की वजह से इन्हें डस्टिन की ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। फिर नैन्सी ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने शॉट गन से उस ऑर्ब को शूट कर दिया। ऑर्ब को शूट करते ही उसमें से जबरदस्त शॉक वेव निकली, जिसे अपसाइड डाउन में सबने देखा। धमाके में नैन्सी और जोनाथन बेहोश हो गए। होश आते ही इन्होंने देखा कि उनके आसपास का एरिया भी अजीब से गुई मैटर में मेल्ट हो रहा था। जल्दी ये समझ गए कि शायद इधर से निकलना इम्पॉसिबल होगा। फिर अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके दोनों एक टेबल पर चढ़ गए, एक दूसरे को ऑनेस्टली फाइनल गुड बाय बोलने। यही नैन्सी ने जोनाथन को बताया कि उसके और स्टीव के बीच कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटीज कंप्लीटली अपोजिट थी। और अनफॉर्चुनेटली नैन्सी और जोनाथन के बीच भी उसे कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन के आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जोनाथन सेटल होना चाहता है और नैन्सी उड़ना चाहती है, दौड़ना चाहती है और गिरना भी चाहती है। जोनाथन भी समझ गया कि हाँ, ये ठीक ही बोल रही है। फिर जोनाथन ने उससे कहा कि वो मौका देखकर नैन्सी को प्रपोज करने वाला था, बट कंडीशंस को देखकर इसने डिसाइड किया कि वो नैन्सी को रिंग देकर अनप्रपोज यानी उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा। नैन्सी के ब्रेकअप के एक्सेप्ट करते ही जोनाथन ने रिंग फेंक दी और तभी इन्हें रियलाइज हुआ कि इनके आसपास का लिक्विड सूख कर सॉलिड बन गया। उधर डस्टिन ने स्टीव को बताया कि अपसाइड डाउन कोई अल्टरनेट डायमेंशन नहीं बल्कि एक वर्म होल है जो हॉकिंस को दूसरे डायमेंशन यानी डायमेंशन एक्स से कनेक्ट करता है। और नैन्सी ने जिस ऑर्ब को शूट किया उस पार्टिकल ने इस वर्म होल को स्टेबल बनाए रखा था, यानी नैन्सी ने ऑर्ब को शूट करके वर्म होल की स्टेबिलिटी बिगाड़ दी। बट लकीली देख के लग रहा था कि फिलहाल के लिए वर्म होल काफी स्टेबल है। बट उस ब्रीफ इंस्टेबिलिटी के टाइम वर्म होल में एक होल बन गया, जिसमें से स्टीव की कार स्पेस में चली गई। हॉपर 11 और काली बाल इस होल से बने वैक्यूम फोर्स से बचकर भाग गए। मैक्स और हॉली हेनरी से बचने फिर से उस गुफा में घुस गए। यहीं हॉली का ध्यान गया कि हेनरी की दूरबीन पर बना ये कटआउट गुफा के एंट्रेंस के शेप में है। फिर इन शेप्स को मैच करते हुए दोनों को एक सीक्रेट टनल का एंट्रेंस मिला। हेनरी की एक्चुअल डार्क मेमोरी इसी टनल के अंदर वाली थी। टनल के अंदर इन्होंने देखा कि कोई साइंटिस्ट एक ब्रीफ केस लिए जमीन पर पड़ा हुआ है। तभी वहां नन्हा हेनरी आ गया। हेनरी ने साइंटिस्ट को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे किसी ने नहीं भेजा। हेनरी ने एक्सीडेंटली इस साइंटिस्ट को ढूंढा था, बट तभी साइंटिस्ट ने पैनिक मोड में हेनरी के हाथ पर गोली चला दी। ये देखकर हेनरी ने सेल्फ डिफेंस में एक पत्थर से साइंटिस्ट का सर कुचल दिया और इसे मारने के बाद हेनरी वो ब्रीफ केस खोलने लगा। इससे पहले कि हॉली आगे की मेमोरी देख पाए, मैक्स उसे लेकर अंदर चली गई। इन्हें फाइनली गुफा के थ्रू बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। एरिका और मरे ने सारे इवेंट्स का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप देकर मिस्टर क्लार्क को समझाया कि दुनिया और डस्टिन को बचाने के लिए इन्हें उसकी मदद चाहिए। फिर मिस्टर क्लार्क के बनाए टेलीमेट्री ट्रैकर की मदद से इन्होंने डस्टिन गैंग की लाइव लोकेशन ट्रैक कर ली। वेकना से कनेक्ट होने के बाद से ही विल ट्रांस स्टेट में चला गया था, क्योंकि वेकना ने विल की कॉन्शियसनेस को फिर से अपसाइड डाउन में कैद करके रखा था। फिर पहले की तरह ही विल को अपना स्पाई बनाकर उसके मेमोरीज के थ्रू वेकना ने मैक्स की लोकेशन ढूंढ ली और फौरन हॉस्पिटल में उसे मारने के लिए डेमो डॉग्स भेजे। 11 की गैंग भी फाइनली बाकी सबसे मिल गई। फिर 11 ने विल को वेकना की कैद से आजाद कर दिया। होश आते ही विल ने सबको बताया कि मैक्स की जान खतरे में है। इन्होंने फौरन इसकी खबर लूकस को दे दी। समय रहते लूकस मैक्स को गोद में उठाकर हॉस्पिटल रूम से बाहर भाग गया। डेमो डॉग्स को हॉस्पिटल में घूमता देख विकी को भी यकीन हो गया कि रॉबिन सच बोल रही थी। फिर ये तीनों मैक्स को लेकर हॉस्पिटल के बेसमेंट में चले गए। डेमो डॉग्स मैक्स को ट्रैक करते हुए यहाँ भी पहुंच गए, बट तभी बैड एस कैरन को होश आ गया और इसने कुछ गैस टैंक्स को वॉशिंग मशीन में डालकर सारे डेमो डॉग्स को जलाकर राख कर दिया। इस पूरे सीजन में बबीता जी का अलग ही ऑरा फार्मिंग चला था। हेनरी के माइंडस्केप में घूमते वक्त मैक्स को फाइनली उसका एग्जिट दिखने लगा। फिर जल्दी भागने की बजाय मैक्स और हॉली आराम से चैटिंग करने लगे। पूरे सीरीज का सबसे अननोइंग पार्ट, मैक्स ने हॉली को समझाया कि ये सामने वाला एग्जिट उसका है, हॉली को अपना एग्जिट खुद ढूंढना होगा। मैक्स की बातों से मोटिवेट होकर हॉली को भी अपना एग्जिट दूर दिखने लगा। फिर ये दोनों अलग अलग एग्जिट से अपने ओरिजिनल बॉडीज में चले गए।
फर्क बस इतना था कि मैक्स को लूकस की गोद में होश आया और हॉली को डायमेंशन एक्स में। हॉली किसी तरह खुद को आजाद करके वेकना से बचते बचाते उसके फोर्ट्रेस से बाहर भाग गई। तभी हॉली ने देखा कि जमीन के नीचे कोई गेट बना है। हॉली फौरन इस गेट को ओपन करके सीधा अपसाइड डाउन में गिर गई। डस्टिन और स्टीव ने नैन्सी और जोनाथन को बचा लिया, बट तभी इन्हें बाहर से हॉली की चिल्लाने की आवाज आई, जो कि हॉकिंस लैब के ऊपर हवा में लटकी हुई थी। बट इससे पहले कि ये हॉली को बचा पाए, वेकना ने उसे वापस ऊपर खींच लिया। इतना सब तामझाम करने के बाद वापस कैद में मिस्टर क्लार्क की मदद से मरे और एरिका सबको अपसाइड डाउन से बाहर ले आए। डॉक्टर के ने एकर्स को फौरन 11 को ढूंढने भेज दिया। डस्टिन ने सबको बिठाकर समझाया कि हेनरी जिस डायमेंशन में है, द अबिस या डायमेंशन एक्स, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है। ये सुनते ही मैक्स ने इन्हें बताया कि हेनरी बच्चों की मदद से उस अल्टरनेट डायमेंशन को इनकी दुनिया से मर्ज करना चाहता है। फिर स्टीव ने सजेस्ट किया कि अल्टरनेट डायमेंशन के नजदीक आते ही वो 11 की मदद से हेनरी को मार देंगे और बच्चों को छुड़ाने के बाद मरे और हॉपर एक्सप्लोजिव्स लगाकर ऑर्ब को ब्लास्ट कर देंगे। ऑर्ब के फटते ही ना ही वो वर्म होल रहेगा और ना ही दूसरे डायमेंशन का टेंशन। अली ने 11 को समझाया कि सिर्फ हेनरी को मारकर और अपसाइड डाउन को तबाह करके काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसके बाद भी डॉक्टर ब्रेनर और डॉक्टर के जैसे लोग इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। यानी हेनरी और अपसाइड डाउन के साथ साथ काली और 11 को भी खुद अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये साइकिल तब ही टूटेगा। जब ये सब चला था तब विल ने सबको बिठाकर बताया कि वो गे है, उसे लड़कियां नहीं पसंद, क्योंकि फाइनल फाइट में विल को कोई बैगेज कैरी नहीं करना था, तो उसने सबको खुल के बता दिया। इस ग्रैंड रिवील के बाद मरे गए ट्रक में बैठकर सारे वापस अपसाइड डाउन में चले गए। एरिका और मिस्टर क्लार्क ने मिलिट्री गेट्स को हैक करके सही मौके पर गेट्स खोल दिए। हेनरी हॉली को लेकर वापस अपने मेमोरीज वाले क्रील हाउस में चला गया। होश आते ही हॉली ने सबको बताया कि रियल मॉन्स्टर मैक्स नहीं बल्कि हेनरी है। ये सुनते ही सारे बच्चों ने हॉली की जबरदस्त कुटाई कर दी। अपने पेरेंट्स को खोने के डर से डेरेक ने भी इसका साथ नहीं दिया। फिर हेनरी ने सारे बच्चों को टेबल पर बिठाकर अपना प्लान एक्टिवेट किया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारे 12 बच्चे हेनरी के साथ ट्रांस स्टेट में चले गए। हॉकिंस लैब पहुंचते ही ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हॉपर, 11 और काली लैब के डिप्रीवेशन टैंक रूम में चले गए, जहां से ये हेनरी को रोकने की कोशिश करेगी। डस्टिन गैंग रेडियो स्क्वाक टावर पर चढ़ गए, जहां से ये मौका देखकर डायमेंशन एक्स में जाएंगे। एकर्स की टीम बाहर से सब पर नजर रखे हुए थी। एकर्स इस बार के को बिना बताए हॉपर और 11 को पकड़ लेगा, क्योंकि अब इसे डॉक्टर के का एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा। ऊपर वेकना बच्चों के साथ कनेक्ट होकर धीरे धीरे डायमेंशन एक्स को हॉकिंस की तरफ लेकर आ रहा था। डॉक्टर के समझ गए कि किसी ने बाहर से इनके मिलिट्री डोर को हाईजैक किया होगा। चर्च के बाहर खड़ी रेडियो स्क्वाक वैन को देखकर ये समझ गई कि यही उनका सीक्रेट बेस होगा। 11 को डिप्रीवेशन टैंक में डालते वक्त हॉपर ने इसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो बाहर से नॉक करके 11 को बताएगा कि एग्जैक्टली कब हेनरी पर अटैक करना है, ताकि सही समय देखकर डस्टिन गैंग डायमेंशन एक्स में घुस सके। हॉपर ने इससे प्रॉमिस लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हेनरी को मारने के बाद 11 कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएगी। फिर मरे ने छत पर जाकर एक्सोटिक मैटर के ठीक नीचे एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए, ताकि इनका प्लान सक्सेस होते ही ये अपसाइड डाउन को डिस्ट्रॉय कर सके। काली ने भी ब्लाइंड फोल्ड पहनकर 11 को उसके माइंडस्केप में ज्वाइन कर लिया। फिर इन दोनों ने मैक्स की कॉन्शियसनेस को हाईजैक करके उसे भी अपने साथ शामिल किया, क्योंकि हेनरी के दिमाग को ये बड़े अच्छे से जानती थी। फिर 11 सबको अपने माइंडस्केप से हेनरी के मेमोरीज में ले गई, हेनरी के 1959 वाले हाई स्कूल मेमोरीज। बाहर डॉक्टर के की आर्मी रेडियो स्क्वाक पहुंच गई, बट विक्की समय रहते मैक्स के साथ इनके सीक्रेट रूम में घुस चुकी थी। अपसाइड डाउन में डस्टिन गैंग को रियलाइज हुआ कि स्क्वाक का टावर डायमेंशन एक्स के गेट से मैच नहीं कर रहा था। यानी 30 सेकंड के अंदर डायमेंशन एक्स या अबिस का सरफेस टावर समेत सबको कुचल देगा। हॉपर ने टैंक पर नॉक करके 11 को सिग्नल भेजा कि जल्द से जल्द हेनरी को रोकना होगा। मैक्स समय रहते इन्हें हेनरी के प्ले वाले मेमोरीज के थ्रू क्रील हाउस में ले गई, जहां 11 ने हेनरी पर अटैक करके उसके प्लान को रोक दिया। डिसेंट तो रुक गया, बट टावर के एंटीना से डायमेंशन एक्स के टकराने की वजह से स्टीव टावर से नीचे गिर गया, बट जोनाथन ने उसे समय रहते बचा लिया। फिर डस्टिन गैंग एक एक करके टावर से डायमेंशन एक्स में चढ़ने लग गए। सरप्राइजिंगली ये एरिया दिखने में अपसाइड डाउन जैसा डार्क नहीं था, और लकीली इधर ऑक्सीजन भी मौजूद थी।
हेनरी को होश आते ही काली ने अपने पावर से बच्चों को छुपा दिया। मैक्स ने फिर सबको दिखाया कि यहाँ असली मॉन्स्टर हेनरी है। हेनरी का असली रूप देखते ही बच्चे मैक्स के साथ बाहर भाग गए। 11 का माइंड पढ़ने के बाद हेनरी को भी इनके प्लान का पता चला, बट तभी काली ने उस पर हमला कर दिया। बट इससे पहले कि काली हेनरी को मार दे, वो गायब होकर रियल वर्ल्ड में चला गया। ऊपर एबिस में वेकना के फोर्ट्रेस को जाते वक्त जोनाथन और स्टीव ने भी अपने गिले शिकवे मिटा दिए। दोनों समझ गए कि नैन्सी व्हीलर इनके लिए नहीं बनी। डस्टिन गैंग फिर फाइनली वेकना के बड़े से फोर्ट्रेस के पास पहुंच गए। उधर 11 और काली ने मैक्स को बताया कि बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह लेकर जाना होगा, क्योंकि वेकना गायब होकर शायद अपसाइड डाउन में चला गया। इनका शक बिल्कुल सही निकला। वेकना ने अपसाइड डाउन में जाकर हॉपर को ऐसे विजन्स दिखाए कि उसने एक्सीडेंटली 11 को ही शूट कर दिया। ये देखकर हॉपर ने टैंक तोड़कर 11 को बाहर निकाल दिया। 11 के बाहर आते ही तीनों हेनरी के मेमोरीज से गायब हो गए। अब बच्चों को केवस में ले जाने की जिम्मेदारी अकेले हॉली की थी। मैक्स के अचानक से होश में आते ही उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर के की गैंग ने विकी और मैक्स को पकड़ लिया और बेसमेंट में लगे प्रोजेक्टर के जरिए इन्हें इनका सारा प्लान पता चला। टैंक के फूटने के बाद 11 ने डिसाइड किया कि वो अब खुद एबिस में जाकर हेनरी को मार देगी। हॉपर को मैनिपुलेट करते वक्त हेनरी ने उसे दिखाया था कि 11 और काली सुसाइड मिशन पर जाने की प्लानिंग में हैं। पर इधर 11 ने किसी तरह हॉपर को समझाया कि वो इस पर सही डिसीजन लेने के लिए भरोसा करे। हॉपर को रोकने काली उसे सीधा शूट करने वाली थी, बट हॉपर ने इमोशनल स्पीच देते हुए 11 को समझाया कि आखिर वो भी सबकी तरह एक नॉर्मल और हैप्पी एंडिंग डिजर्व करती है। ये देखकर काली की भी समझ आया कि हाँ, हॉपर ठीक कह रहा है। बट तभी वहां एकर्स की टीम आ गई। उधर हेनरी के मेमोरीज में डेरेक को बचाने के चक्कर में हॉली हेनरी के पकड़ में आ गई। बट तभी डेरेक ने हॉली को केओस के अंदर खींचकर अब तक की बेस्ट सक माय फैट वन लाइन डिलीवर की। हेनरी को अगर बच्चों को फिर से पकड़ना है तो इसे अपने वर्स्ट मेमोरीज को जीना होगा। हेनरी के पास वैसे भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो किसी तरह घसीटते हुए केव्स के अंदर चला गया। विल ने हेनरी का माइंड एक्सेस करके सबको बताया कि वेकना अब भी जिंदा है। अब विल भी हेनरी के साथ साथ उसके ट्रॉमेटिक मेमोरीज जी रहा था और यहीं हमें फाइनली पता चला कि नन्हे हेनरी को उस ब्रीफ केस में क्या मिला था। अपसाइड डाउन में एकर्स की गैंग ने हेलीकॉप्टर में लगे साउंड वेव डिवाइस की मदद से 11 और काली को डिसेबल कर दिया। हॉपर सिर्फ 11 को उठाकर अंदर भाग गया, बट तभी 11 ने उसे कहा कि वो जाकर काली को भी लेकर आए। लेकिन काली रेस्क्यू मिशन के दौरान एकर्स की गैंग ने उसे पकड़ लिया। अगर हॉपर ने इन्हें 11 की लोकेशन नहीं बताई तो वो काली को मार देगा। काली ने भी इसे इशारा करके बताया कि अपना मुंह मत खोलना। बट तभी बाल्ड ईगल एके मरे ने C4 फेंक कर हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। साउंड वेव डिवाइस के डिसेबल होते ही 11 ने एक एक करके एकर समेत सबको मार दिया। पर धमाके में हुए क्रॉस फायर में एकर की गोली सीधा काली के पेट में जाकर लगी। काली ने 11 को बताया कि इट्स ओके, वैसे भी वो इधर मरने ही आई थी तो ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि हेनरी को उस ब्रीफ केस में माइंड फ्लेयर का एक पार्ट मिला था। उस ऑब्जेक्ट को हाथ में लेते ही माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स बुलेट वूंड के जरिए हेनरी के बॉडी में चले गए और उसने विजन में डायमेंशन एक्स और माइंड फ्लेयर को देखा जो उसे बुला रहा था। उस अधमरे साइंटिस्ट ने हेनरी को खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहा, बट नन्हे हेनरी ने अपने नए पावर्स के जरिए साइंटिस्ट का भेजा उड़ा दिया। ये देखकर विल ने हेनरी को समझाने की कोशिश की कि हेनरी भी विल की तरह ही माइंड फ्लेयर का बस एक वेसल है। एज एक्सपेक्टेड कहानी का ओरिजिनल विलन शुरू से माइंड फ्लेयर ही था। हेनरी सिर्फ डॉक्टर ब्रेनर ही नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर का भी नंबर 1 सब्जेक्ट था। बट ये सुनते ही हेनरी ने विल को बताया कि नहीं, हेनरी कोई विक्टिम नहीं है, ना ही हेनरी माइंड फ्लेयर को कंट्रोल करता है और ना ही माइंड फ्लेयर इसे। ये दोनों एक साथ पार्टनर की तरह काम करते हैं, यानी वेनम सिम्बियोट की तरह। हेनरी अगर चाहता तो वो माइंड फ्लेयर को रेजिस्ट कर सकता था, बट उसने जानबूझकर नहीं किया। फिर देखते ही देखते हेनरी का फोर्ट्रेस हिलने लग गया और सारे समझ गए कि ये फोर्ट्रेस एक्चुअल में माइंड फ्लेयर की अपसाइड डाउन बॉडी थी। फिर जायंट मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर अबिस में सबके पीछे पड़ गया, बट समय रहते वहां 11 आ गई। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट VFX में भी दबाकर खर्चा हुआ है। 11 फिर माइंड फ्लेयर की छाती चीर कर अंदर चली गई और वेकना को उसके हार्ट से डिस्कनेक्ट करके लड़ने लगी। बाहर डस्टिन गैंग ने प्लान बनाया
कि वो माइंड फ्लेयर को पास वाली पहाड़ी में कॉर्नर करके उस पर चारों तरफ से हमला करेंगे। इनका प्लान काम कर गया। डस्टिन गैंग ने फ्लेम थ्रोवर्स और पावर ऑफ लव की मदद से जायंट माइंड फ्लेयर को जलाकर मार दिया और अंदर 11 ने विल के साथ मिलकर वेकना को हरा दिया। माइंड फ्लेयर के मरते ही नैन्सी और बाकी सब ने अंदर जाकर बच्चों को आजाद कर दिया, बट वेकना अब भी जिंदा था। फिर जॉयस ने वेकना से कहा कि तूने बहुत ही गलत फैमिली से पंगा ले लिया और सबके सामने कुल्हाड़ी से वेकना का सर काट दिया। फिर सारे अपसाइड डाउन में एक्सप्लोजिव्स का टाइमर सेट करके वापस रियल वर्ल्ड में आने लगे, बट मैक्सी गेट से बाहर निकलते ही डॉक्टर के की आर्मी ने इन्हें पकड़ लिया। 11 समझ गई कि इस साइकिल को एंड करने का बस एक ही रास्ता है, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। फिर 11 अचानक गायब होकर सीधा अपसाइड डाउन के उस पार चली गई। इसने माइक को अपने माइंडस्केप में बुलाकर बताया कि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, 11 को अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। वो सबको जाकर 11 के बिहाफ पर थैंक यू और सॉरी बोले। अपसाइड डाउन में धमाका होते ही 11 समेत सब कुछ अचानक गायब हो गया और अपसाइड डाउन का बड़ा सा गेट फिर से हॉकिंस लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्म हो गया, इंडिकेटिंग कि अपसाइड डाउन इज ऑफिशियली गॉन नाउ। इसके 18 महीने बाद फिनाले का ऑलमोस्ट आधा पार्ट बस एपिलॉग था, सारे कैरेक्टर्स के लिए परफेक्ट क्लोजर। बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज में चले गए। हॉपर के मनाने के बाद माइक ने भी फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि अब 11 कभी वापस नहीं आने वाली। डस्टिन ने ग्रेजुएशन स्पीच में हेल फायर क्लब को प्रमोट करके स्कूल के सारे बच्चों और स्पेशली पॉपुलर लेडीज का दिल जीत लिया। स्टीव, नैन्सी, जोनाथन और रॉबिन सारे अब अपनी अडल्ट लाइफ जी रहे थे। स्टीव बेसबॉल टीम को कोच करने के साथ साथ स्कूल में सेक्स एजुकेशन सिखा रहा था। रॉबिन ने अपना रेडियो जॉकी वाला जॉब कंटिन्यू किया। नैन्सी भी कॉलेज ड्रॉप करके एक न्यूज एजेंसी में जॉब कर रही थी। ये और जोनाथन हॉकिंस के बाहर जॉब करते थे। फिर सबने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट महीने में एक बार तो ये सब रॉबिन के अंकल के घर में रीयूनियन करेंगे। हॉपर ने जॉयस को एक फैंसी डेट पर ले जाकर प्रपोज कर दिया, शायद जोनाथन की रिंग से ही। ये भी अब एज ए मैरिड कपल हॉकिंस के बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। डस्टिन और विल भी अलग अलग कॉलेजेस में चले गए, बट भाई असली बाजी तो लूकस ने मारी। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सारे फिर से एक बार, मे बी वन लास्ट टाइम, माइक के घर D&D खेलने जमा हुए। इस फाइनल D&D कैंपेन में डस्टिन की टीम ने अपने सीक्रेट मेज की मदद से गेम जीत लिया, बट मैक्स माइक की फेमस स्टोरी टेलिंग स्किल से ज्यादा इंप्रेस नहीं थी। सरप्राइजिंगली इनका फाइनल गेम भी ऑलमोस्ट सीजन फिनाले की स्टोरी फॉलो कर रहा था। फिर माइक ने सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी को क्लोजर देकर सबको रुला दिया। माइक सबकी स्टोरी बता सकता है सिवाय एक के, वो सीक्रेट मेज यानी 11। यही माइक ने सबको अपनी स्पेशल थियोरी बताई। जब डॉक्टर के की आर्मी ने इन्हें पकड़ा था तब 11 चारों तरफ से साउंड डिवाइसेस से घिरी थी। अगर 11 डिसेबल थी तो वो सबको चकमा देकर अचानक अपसाइड डाउन में कैसे चली गई और उसने अपना माइंडस्केप कैसे एक्टिवेट किया? माइक का मानना था कि ये सब काली और 11 का प्लान था। मरने से पहले अपसाइड डाउन से काली ने फेक इल्यूजन पैदा करके सबको ऐसे जताया कि 11 खुद को सैक्रिफाइस कर रही है। सबकी लाइफ इजी करने के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। 11 को कोई रिस्क नहीं लेना था, सबको लगना चाहिए कि 11 मर गई, बट रियल में 11 अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ जीने सबसे दूर एक खूबसूरत वाटरफॉल्स वाले गांव में चली गई। माइक के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ही चूजेस टू बिलीव इट। बाकी सबने भी कहा कि हाँ, वो भी माइक की थ्योरी में बिलीव करते हैं कि इन सब की तरह ही इनके स्पेशल दोस्त 11 को भी हैप्पी एंडिंग मिल गई। फिर सारे इमोशनली अपने D&D हैंडबुक्स को रैक में रखकर मिसेस व्हीलर का स्पेशल लजानिया खाने चले गए। माइक ने देखा कि इनके ऊपर जाते ही हॉली, डेरेक और बाकी बच्चों ने D&D टेबल पर इनकी जगह ले ली। द फुल सर्कल। और यहां होता है सीजन 5 खत्म। सीजन 5 के अपसाइड डाउन प्लॉट पॉइंट्स को देखकर ऑनेस्टली मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि एटलीस्ट मेरे लिए तो द शो हैज स्ट्रक इट्स लैंडिंग। हाँ, इसमें काफी ओपन एंडेड प्लॉट पॉइंट्स हैं, कुछ प्लॉट होल्स भी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास प्लॉट आर्मर भी था जिसकी वजह से वो बचे रहे, बट फिर भी नो शो इज परफेक्ट।
और मेरे जैसे कुछ फैंस जो शो से थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड हैं, पूरे वन साइडेड बायस में हमेशा अपने आंसर्स खुद ही ढूंढ लेंगे। जब जरूरत पड़ी तब डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स और डेमोबैट्स कहां गायब हो गए। सबने अपने मालिक को ऐन मूवमेंट पर छोड़ दिया। माइंड फ्लेयर ने जब हेनरी को पहली बार कांटेक्ट किया था तब उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था। हेनरी और माइंड फ्लेयर ने शायद साथ मिलकर डायमेंशन एक्स की सारी बॉडीज को जोड़कर माइंड फ्लेयर की फिजिकल बॉडी बनाई। तो इसीलिए डेमोगॉर्गन्स वगैरह सब माइंड फ्लेयर के अंदर ही थे, टेक्निकली हेनरी का फोर्ट्रेस बनकर उसकी रक्षा करने। माइंड फ्लेयर जैसे जायंट मॉन्स्टर को बस कुछ बच्चों ने फ्लेम थ्रोवर और फ्लेयर गन से हरा दिया। भाई ऐसा मॉन्स्टर धरती पर अगर आ भी जाता तो क्या ही उखाड़ लेता। 11 और टीम ने हेनरी और माइंड फ्लेयर पर इतना अचानक अटैक किया था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था और ये बच्चे ऑलरेडी एक बार माइंड फ्लेयर को सेम मेथड से हरा चुके हैं। माइंड फ्लेयर दिखने में काफी बड़ा है बट फिलहाल ये उसके वीकेस्ट फॉर्म में था क्योंकि इनका प्लान अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। और हाइव माइंड का कंसेप्ट डायमेंशन एक्स में भी काम करता है। तो जैसे अंदर 11 वेकना को हर्ट कर रही थी, माइंड फ्लेयर भी हर्ट हो रहा था एंड वाइस वर्सा। तो अगर डेमोगॉर्गन्स अलग से होते भी तब भी हाइव माइंड की वजह से डैमेज सेम ही होता। पता नहीं अर्थ पर आने के बाद उनके अलग क्या प्लान्स थे। ऑब्वियसली ये सब हेनरी और माइंड फ्लेयर ने आगे के लिए सोच के ही रखा होगा बट डे 0 पर ही इनकी बैंड बज गई। और भाई पावर ऑफ लव तो है ही। तो जैसे कि मैंने कहा ये शो परफेक्ट नहीं है और ना ही इसकी एंडिंग परफेक्ट है। सब कुछ सब्जेक्टिव है। लोग गाली भी देंगे और कुछ लोग डिफेंड भी करेंगे। इन शॉर्ट स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात करते रहेंगे। भाई मुझे तो मेरा क्लोजर मिल गया। हाँ काफी ऑब्वियस और फैन सर्विस टाइप की एंडिंग थी बट इस केस में द कैरेक्टर्स डिजर्व इट। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को मिलता है सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। और रही बात 11 वाली थियरी की, आई ऑल्सो चूज टू बिलीव। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।